आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बहुत ही मृदुशाली और सबको साथ लेकर के चलने वाले हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे विक्रम त्रिवेदी जी जो MKA के मैनेजिंग पार्टनर हैं, हितेश जैन जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे BJP के, मोहन फड़के जी, शरद चिंतनकर जी जो जिला के अध्यक्ष दक्षिण मुंबई के हैं, यहाँ सम्मानित मंच, सभी मंच पर सम्मानित सज्जन वृंद और हमारे मुंबई शहर के जाने मानी हस्तियाँ जो समाज को लीड करती हैं और जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, ऐसे वरिष्ठतम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मीडिया के साथी भी आए हैं, इसलिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। चुनाव का माहौल है और आप सब लोग चुनाव के दृष्टि से मुझ जैसे जो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, उससे आप सबकी आशाएं हैं कि मैं भी कुछ राजनीतिक दृष्टि से मुद्दों पर चर्चा करूं। लेकिन मुंबई आया हूं तो सबसे पहले तो मुंबा देवी को नमन करता हूं, साथ ही साथ सिद्धि विनायक को नमन करता हूं, जिनसे हम सब लोग आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, महाराष्ट्र समाज सुधारकों की भूमि है। और ऐसे भूमि पर जब मैं आता हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करना, वीर सावरकर को याद करना, ज्योतिबा फुले को याद करना और हमारे अन्य समाज सुधारकों को याद करने के साथ साथ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आप सबके साथ बात करने का मतलब होता है कि गैदरिंग छोटी है पर इम्पैक्ट बहुत फार रीचिंग है, क्योंकि आप सब लोग समाज के लीडर्स हैं और आपके द्वारा कही गई बात बहुत दूर तक एम्प्लीफाई होती है। इसलिए मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, अवसर समझता हूँ कि आप सब से बात करने का मेरा सौभाग्य मुझे मिला है और जिसके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि नहीं सिर्फ मुंबई में बल्कि यह आवाज़ और मेरी बातें आप महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाने में सफल होंगे और मेरी आप मदद करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी कुछ दिन पहले, सबसे पहले मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि अभी से कुछ दिन पहले जिस कैबिनेट का मैं भी सदस्य हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। ये बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला फैसला है और ये मराठी लिटरेचर को, मराठी लैंग्वेज को बहुत दूर तक इम्पैक्ट करने वाला फैसला है। और इसलिए जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप सबको इसके लिए बधाई भी देता हूँ और मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि मराठी अपने आप में रिच लैंग्वेज तो है ही, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से मराठी में चाहे संत तुकाराम हो या अन्य संत हो, सभी लोगों ने चाहे गीता को, चाहे भारत की जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है उसको मराठी भाषा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए आज मराठी क्लासिकल लैंग्वेज बनती है और ख़ास करके वेदांतिक नॉलेज और गीता दोनों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने में मराठी लैंग्वेज ने बहुत बड़ा काम किया और आज उनको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित करना यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। दूसरी खुशी की बात यह है कि लंदन के जो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में पड़ा हुआ
छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख था, जिससे अफजल के ऊपर हमला हुआ और उसकी मौत का कारण बना, वह आज सतारा के म्यूजियम में सुशोभित है। यह भी भारत के प्राइड के लिए, और मैं भारत का प्राइड मानता हूँ। ये महाराष्ट्र का ही प्राइड नहीं है, ये महाराष्ट्र का ही भारत का प्राइड है, ऐसा मैं इसको मानता हूँ। तो यह भी घटना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हो पाई है, संभव हुआ है, इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मुंबई से विशेष नाता है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी तो समता नगर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्लेनरी सेशन में ये कहा था कि भारत के पश्चिमी छोर पर, जहाँ महासागर भारत को मंडित करती है, वहाँ मैं ये साहस करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मित्रों, ये चुनाव का विषय तो आप सबके लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका निर्णय, आपका विवेक आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कुछ मुद्दे मैं चुनाव से बहुत दूर अलग हट करके भी करना चाहता हूं। ये मोदी जी का भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना या भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई, सिर्फ इतना ही नहीं है। ये बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैज चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री। राजनीतिक संस्कृति बदल गई है। पहले राजनीतिक संस्कृति क्या थी? डिवाइड एंड रूल, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट, नवी मुंबई को मुंबई से लड़ाओ, इधर वाले को उधर से लड़ाओ, समुद्र के इस साइड के लोगों को उधर से लड़ाओ, नदी के इस पार से उस पार के लोगों को लड़ाओ, हर चीज में विभाजित करना, यह एक उद्देश्य था। और एक तरीके से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये पॉलिटिक्स के रूल ऑफ द गेम थे, यही गेम के रास्ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद उन्होंने इस सारे सिस्टम को चैलेंज किया और आज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ प्रो पुअर हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ प्रो परफॉर्मेंस हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ जिसको कहते हैं कि हम व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी हैव टू डू, इसके तरफ बढ़ने लगा। ये पॉलिटिकल कल्चर का शिफ्ट हुआ है, ये राजनीति में शिफ्ट हुआ है। आज हमारे विरोधियों को भी, आप उनके मैनिफेस्टो को देखिए, कभी उन्होंने मैनिफेस्टो को तवज्जो नहीं दी, बनाते थे खुद ही भूल जाते थे। लेकिन आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रो पुअर, प्रो इंडस्ट्री, प्रो डेवलपमेंट, इसके कारण आज उनको जवाब देना पड़ रहा है। और एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के रूप में मैं पूछ रहा हूं उनसे, तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो कहां गया? तुम्हारा कर्नाटक का मैनिफेस्टो कहां गया? आज हम ये पूछ रहे हैं और वो जवाब देने में असंभव है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल कल्चर में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। और उसका बेसिक मंत्र रहा, सब लोग हमें डिविएट करने का जितना भी प्रयास करें, लेकिन हमारा मंत्र रहा, मोदी जी का मंत्र रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सो न्यू पॉलिटिकल कल्चर हैज कम इन। नई संस्कृति, नई सोच के साथ आगे बढ़ने का काम
इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेशन को भी एक मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अब हमारे यहां एक समय में मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, आज वही हमारे की सक्सेस का कारण बन रहा है। वही मेक इन इंडिया हमको आत्मनिर्भर की ओर ले जा रहा है। तो ये जो सीरियस पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए, इनका बहुत दूरगामी इंपैक्ट है। मुझे याद है कोरोना के समय में पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं सारी डेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करता था। अमेरिका वाज डोलिंग आउट, डोल्स दे रहा था, यूरोप सारा वही कर रहा था, जापान भी वही कर रहा था, और सब लोगों की आशा थी कि भारत भी वही करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, दिस एडवर्सिटी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं पैसे जरूर दूंगा, लेकिन मैं पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में दूंगा, मैं एमएसएमई सेक्टर को दूंगा, मैं किसान सेक्टर को दूंगा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को दूंगा, और मैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दूंगा। इस कारण से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसका नतीजा है कि आज अमेरिका की अर्थनीति मुसीबत में है, यूरोप की अर्थनीति मुसीबत में है, जापान इज इन प्रॉब्लम, ऑस्ट्रेलिया इज इन प्रॉब्लम, but it is only India which people look as a bright spot and strong तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये इकॉनमी, और इसमें भी हम लोगों ने सोशल इंक्लूसिविटी को जोड़ा और साथ में फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को जोड़ा। जब मैं सोशल इंक्लूसिविटी की बात करता हूं तो उसमें कोशिश हुई कि हमारा गरीब व्यक्ति, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर है, गरीब है, उसको हम ताकत दें, उसको हम शक्ति दें ताकि वो खड़ा हो सके, उसको हम एम्पावर कर सके। कई बार मेरे से पत्रकार पूछते हैं कि आप भी तो पैसे देते हो और दूसरे भी तो यही बात करते हैं। हम हमेशा उनको बताते हैं कि वी नेवर डोल आउट, वी ऑलवेज एम्पावर देम। हम उनको उन कामों के लिए पैसे देते हैं जिससे उनको ताकत मिल सके और वह अपने पांव पर खड़ा हो सके और आगे बढ़ सके। इस बात की को हम ध्यान में रख करके करते हैं। और इसीलिए, और इसमें भी हम भेदभाव नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी की कोई भी स्कीम किसी भी विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है और सबको आगे बढ़ाने के लिए। और आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू that the International Monetary Fund now says the extreme poverty in India has been reduced by less than 1%. And 25 crore people are elevated from the BPL level. वो BPL के लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और संख्या है 25 करोड़। अब आप पूछेंगे कि ये 25 करोड़ कैसे हुई है, किस तरीके से वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। वो गरीबी की रेखा से इसलिए उठ गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त दे रहे हैं और उनके विकास में जुड़े हैं। इसलिए नाउ नोबडी इज हंग्री, हर एक को भोजन मिल रहा है, हर एक की उसकी व्यवस्था की गई है। और मैं यहां बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 6 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा गया है। सो दिस इज वन वर्टिकल जिसके माध्यम से हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, अब ये आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसने बहुत बड़ा शिफ्ट लिया है। एक गरीब आदमी कभी बाईपास करा सकता था क्या? एक गरीब आदमी अपना किडनी का ऑपरेशन करा सकता था क्या? गॉल ब्लैडर का स्टोन निकलवा सकता था क्या? गरीबी के कारण आज 55 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 36 लाख फैमिलीज को 5 लाख पर ईयर पर फैमिली के हिसाब से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए। और I thank the Maharashtra government that they have included top up, उन्होंने 5 लाख रुपए का दिया है
तो 10 लाख रुपए का गरीब आदमी को हेल्थ कवर देगा। नाउ व्हाट डिफरेंस इट ब्रिंग्स? द डिफरेंस इज कि आज गरीब आदमी इलाज करने से पीछे नहीं रह रहा है। अगर उसकी वर्किंग की उम्र है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, वो घर बैठ नहीं रहा है, वो अच्छी तरीके से जी रहा है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो हम लोगों ने नरिशमेंट के लिए भी पैसे दिए हैं, और उसके साथ साथ इस बात को देखा है, और आपने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस का रेट जो है 18% का डिक्रीज हुआ है। 18%, जो 1% देश को करने में मुसीबत आती है, वी हैव डिक्रीज इट बाय 18%। और डेथ्स ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस उसको भी हम लोगों ने कम किया है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ मैन हैज इंप्रूव्ड, इसलिए वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, आई वॉज एन MLA in 1993. When I was an MLA, my SDM used to come to me and he used to say, Mr. MLA, you have been allotted 2 Indira Awas Yojana houses. Now tell me whom to give. I used to say, dear SDM, take this 2 Indira Awas Yojana and distribute yourself. I can't do it. दो आवास योजना मैं पूरे पंचायत में जहां 2500 मकान हो उसमें मैं क्या बांटूंगा, किसको दूंगा? 1 अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ घर 10 साल में बना करके दिए, 4 करोड़। एंड व्हेन आई से 4 करोड़, 28 लाख मकान आप हमारे महाराष्ट्र में बने हैं। उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट कैबिनेट में थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिसाइडेड 3 करोड़ और मकान बनाएंगे ताकि कोई भी कच्चे छत के नीचे न रहे, पक्के छत की व्यवस्था की जा सके। तो इस तरीके से 25 करोड़ लोग बाहर निकल करके आए हैं। उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन मेड। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं होता होगा, लेकिन आप गांव का अंदाजा कीजिए, क्योंकि मैं तो गांव से आता हूं। लेडीज इन हर्ड्स, झुंड बनाकर सुबह सुबह 5 बजे वो जंगलों की तरफ जाती थी, जस्ट फॉर देयर डेली नीड्स। एंड दे यूज्ड टू वेट फॉर सनराइज, बिफोर सनराइज और सनसेट, दे यूज्ड टू वेट फॉर सनसेट। ये उनकी स्थिति थी। आज मोर देन 11-12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिसको हम इज्जत घर कहते हैं, जिसने एटलीस्ट 12 करोड़ फीमेल्स एंड देयर चिल्ड्रन हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। यह एक अंतर आया है। This has also brought a difference. ये उज्ज्वला योजना के बारे में हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, ये गैस का सिलेंडर दे दिया। इनको क्या मालूम, ये सिल्वर स्पून से पैदा हुए लोग, इनको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। मैं गांव से आता हूं, आपको बताना चाहता हूं। हर बहन हमारी गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल जाती थी, लकड़ी काट के आती थी, लकड़ी का बोझा लाती थी, तब जाकर के सुबह का चूल्हा जलता था। और एनवायरनमेंट को कितना असर होता था वो अलग बात थी। आज 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा पहुंचा दिया गया है, और उसके तहत जिससे से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब ये किसान सम्मान निधि छोटी बात है, लेकिन एक किसान को एवरी 4th मंथ पर 2000 रुपीज मिले, और महाराष्ट्र सरकार उसमें 2000 और जोड़ दे, यानी 12,000 रुपीज उसको मिले। और अभी जो इन लोगों ने तय किया है कि आप फिर से मंगल प्रभात लोढ़ा जी को चुनाव जिताएंगे, सरकार बनाएंगे, ये उसको 15,000 कर देंगे, और इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से एक कोशिश हुई है कि हम, और अभी तक 3.45 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुका है। So you can understand how much the agriculture sector has been given the support. जब 3.45 लाख करोड़ किसानों के खाते में जाता है तो किसान कितना मजबूत होता है, इस बात को समझना चाहिए, और इस दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों को हर घर नल जल पहुंचाया गया। तो ये जिन बातों का हम मजाक उड़ाते थे, उन बातों ने किस तरीके से भारत को परिवर्तित किया है उसको भी हमको समझना होगा। मैं ऐसे आपको सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं, जब हम ये इंटरनेट
गांव में ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, और जब हम ऑप्टिकल फाइबर लगाने की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा है, कांग्रेस ने उठाया है। जब हम आधार कार्ड से लिंक कर रहे थे, आधार कार्ड तुमने बना तो दिया, आपका बनाया हुआ आधार कार्ड था, लेकिन जब हमने आधार कार्ड से डेवलपमेंट के योजनाओं को लिंक करने की कोशिश की तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हाय तौबा मचा दी। क्यों? क्योंकि इनका जो पिलफरेज वाला बिजनेस था वो बंद हो रहा था, जो ये धंधा चलाते थे वो बंद हो रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज की तस्वीर। क्या बोलते थे ये लोग? कांग्रेस पार्टी बोलती थी भारत तो अनपढ़ है, यहां इंटरनेट क्या करेगा, गांव में इंटरनेट कौन यूज करेगा, वाईफाई का क्या, कैसे क्या क्या। और जब की बात करने लगे उस समय 5G की बात, तो उसका क्या फायदा होगा, कैसे कुछ नहीं निकलने वाला है। मैं गांव से आता हूं, मेरे को हंसी आती है, मैं गांव के सीधे गांव की महिला घास का पुल्ला ऊपर उठाकर और एक हाथ में मोबाइल लेकर के बड़े मजे से गपशप करते हुए चलती है। ये तस्वीर आज भारत में देखने को मिली। 2 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांव में खुले हैं और गांव में लोग वहीं से ऑनलाइन फॉर्म्स भर रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि जिस सब्जी वाले के पास आप सब्जी खरीदने जाते हो वो भी QR कोड का बोर्ड लगा के बैठा है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए चाहे सोशल इंक्लूसिविटी हो, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी हो, मैं यहाँ आपसे ये भी जनधन योजना की भी बात करना चाहूँगा। और जनधन योजना के माध्यम से जो बैंक के अकाउंट्स खोले गए, जस्ट टू कीप रिकॉर्ड स्ट्रेट, in 1971 Mrs. Gandhi nationalized the banks, and she said that this I am doing for the agrarian society, for agriculturists, for the people who are marginal section of the society. They are going to take the benefit of the banks. 71 से लेकर के 2015 तक बैंक में अकाउंट खोलने वालों की संख्या थी 3 करोड़, 3 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने कहा 0 अकाउंट से आपका बैंक का खोलेगा, आप सिर्फ बैंक के अंदर जाओ, यू नीड नॉट पे एनी मनी, बट 0 अकाउंट से भी अपना बैंक खोलो, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू पुट मनी इन योर अकाउंट, और इसलिए आप 0 अकाउंट से भी आप बैंक खोलो। आज 53 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स हो गए, 53, एंड 3.6 करोड़ जो 2014 में इससे कम सारे देश की संख्या थी, 3 करोड़ 60 लाख आज बैंक अकाउंट होल्डर्स महाराष्ट्र में हैं, जिन्होंने अपने आप को जनधन योजना से जोड़ा है। और इसके कारण आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3.48 लाख करोड़ जो है वो डिस्पर्स हो चुका है और वो लोगों तक पहुंचा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में जनधन योजना का बहुत बड़ा योगदान है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मुद्रा योजना में लगभग 41 करोड़ बेनिफिशियरीज आर देयर एंड मोर देन 74 लाख बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम महाराष्ट्र, जो उनको बेनिफिट मिला है। स्वनिधि योजना में कभी किसी ने सोचा था कि ये ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, इसको भी कोई सपोर्ट करेगा? एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट कि इनका क्रेडिट को वापस करने का डिस्पोजल जो है वो मोर देन 90% है। कितने तरीके से बढ़ रहे हैं अपने आप। और उसमें भी रखा है, पहले 10,000 का लोन लो, फिर 30,000 का लो, फिर 50,000 का लो, अपने आप को आप एस्टैब्लिश करो। इसमें 65 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इसलिए प्रो पुअर, प्रो फार्मर इन स्कीम्स को पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 10 साल में 32,000 जो रिडंडेंट कंप्लायंसेस थी उनको हमने स्ट्रक ऑफ कर दिया, वो कंप्लायंसेस भी हमने समाप्त की है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगभग $667 बिलियन हैज बीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, विच इज 65% हायर than the 10 years of UPA government, that we have to understand. और GST को लगाने से ये जो मल्टीपल स्टेट्स का हैसल था, इससे भी हम
अब हमको जीएसटी के बारे में कई बार लोग समझाते हैं तो मैं उनको कहता हूँ यार अब आपने तो सड़क पर घूमे ही नहीं, आप जमीन पर उतरे ही नहीं, तो आपको मैं क्या बताऊं। घंटों लाइन लगती थी ट्रकों की, घंटों। सी द अमाउंट ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन में, द नंबर ऑफ आवर्स, मैन पावर कितना वेस्ट होता था, कितना पेट्रोल डीजल वेस्ट होता था। आज जीएसटी के कारण एक राइट सीधे आप निकलो यहां से दिल्ली पहुंचो, दिल्ली से मुंबई आना हो तो वैसे आ जाओ जिस तरीके से, और ये कंप्लायंसेस को हटाने का काम किया। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर को लगभग 83% इनको बेनिफिट मिला है। ये अमेरिकन एक्सप्रेस हमारे को बताता है कि सर्वे उनका बताता है कि 83% एमएसएमई का हैज बीन बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशंस व्हिच मोदी जी हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉर देम। अभी आपने बताया ही कि वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फ्रॉम 10th वी आर नाउ 5th, and now we are in the 3rd term of Prime Minister Modi. We are going to become the 3rd largest. That we have to understand. मैं यहाँ एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ कि IMF बोलता है इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। हमारे को बाकी सब लोग भी बोलते हैं कि अभी जैसे एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की कि इन स्पाइट ऑफ द स्लो ग्लोबल ग्रोथ इंडिया इज पिकिंग अप एंड इट इज गोइंग फास्ट। और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी IMF के अनुसार ग्रोथ रेट में ऑस्ट्रेलिया का ग्रोथ रेट है 1.6%, यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रोथ रेट है 2.7%, कनाडा का 1.2%, फ्रांस का 0.7%, जर्मनी का 0.2%, इंडिया का ग्रोथ रेट है 6.8%। अब ये दोनों भाई बहनों को मैं इकोनॉमी क्या समझाऊं, इनको मैं इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताऊं। बेरोजगारी बेरोजगारी, महंगाई महंगाई, सारी दुनिया ने दिवाली देख ली। टुडे वी आर द 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड। जेब में पैसा नहीं हो तो गाड़ी खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा। गांव गांव में तो गाड़ियां हो गई आज। लेकिन ब्राइटर साइड देखने की आदत हो तब ना। अब ये जरूर है कि वो बेरोजगार जरूर हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इस तरीके से ये 6.8, जब मैं आपको गिना रहा हूं कि 0.2% आज जर्मनी का ग्रोथ रेट है और इंडिया 6.8% पर काम कर रहा है, और IMF भी बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है कि इंडिया इकोनॉमी इज स्टेबल, और यही प्रोजेक्शंस आगे भी रहेंगी। तो ये हमको समझने की जरूरत है। स्टील के प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पर खड़े हैं। केमिकल एक्सपोर्ट्स हमारा 106% हो गया है। हमारा फार्मा का एक्सपोर्ट जो है वो 138% हो गया है। और वी आर दी वर्ल्ड्स डिस्पेंसरी नाउ, और दुनिया में चीपेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन आज भारत प्रोड्यूस कर रहा है। अगर भारत ने HIV की दवा नहीं बनाई होती तो अफ्रीका मुसीबत में होता, बहुत से देश मुसीबत में होते। उन लोगों को, अफ्रीकन नेशंस को आज HIV से बचाने में बहुत बड़ा योगदान हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और महाराष्ट्र की दृष्टि से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि टैक्स डिवोल्यूशन में भी 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ग्रांट इन एड में 3.5 गुना बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवे, मैं मुंबई ही देखता हूँ, कहीं एलिवेटेड रोड है, कहीं अंडरपास है, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं 6 लेन बन रहा है। 13,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवे सिर्फ महाराष्ट्र में बने हैं। 4 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, ये पार्शियली कंप्लीट हो गए हैं। सूरत, नासिक, अहमदाबाद, सोलापुर, चेन्नई, इस पर काम चल रहा है। अटल सेतु पर 18,000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट, और वो इंडिया का लार्जेस्ट सी लिंक होगा मुंबई टू नवी मुंबई। 13 टाइम्स रेलवे का बजट बढ़ा दिया गया है। दिस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्र, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ टर्म्स ऑफ इंडिया। वो महाराष्ट्र में 13 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। 11 वंदे भारत ट्रेन्स, सेमी फास्ट ट्रेन्स आज ऑपरेशनलाइज्ड हैं।
मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नासिक मेट्रो, नागपुर मेट्रो, पुणे अपना नवी मुंबई मेट्रो, ये सब पर काम चला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी आगे लाया जा रहा है। इन सब के बारे में अब जैसे मैं ये ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट की बात करना चाहूंगा, जो लगभग 76,200 करोड़ के रुपीस के रूप में खर्च हो रहा है। ये वन ऑफ द 10 मेजर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक होने वाला है, वन ऑफ द 10। तो इस तरीके से एक विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल मुंबई विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र में वो डेडिकेट हो चुका है। सोलापुर का एयरपोर्ट डेडिकेट हो गया है। एम्स नागपुर, अभी आप चर्चा कर रहे थे, पहले तो एक ही एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अटल जी आए तो 6 हुए, 6, और आज मोदी जी के राज में 10 साल में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, which includes नागपुर ऑल्सो। और इसलिए एक विकास के दृष्टि से एक नई कहानी, अब जैसे आप योजनाओं के तहत चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो इन सब चीज़ों को जब हम, और मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, आप बताइए ये अटल सेतु का काम अगाड़ी सरकार ने रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए ये एयरपोर्ट के काम को रोका था कि नहीं रोका था? मेट्रो को रोका था कि नहीं रोका था? बुलेट ट्रेन को रोका, कोस्टल रोड को रोका। आपके ध्यान में आएगा, मतलब ब्रेक लगाने का काम अगाड़ी का और लक्ष्य तक पहुंचाने का काम युति का। यह हमको अंतर समझना चाहिए। अभी हम लोगों ने तय किया है कि लड़की बहना योजना के तहत हम 1500 रुपए जो दे रहे हैं, जिसकी 8 किस्तें दे दी गई हैं ना, 4 किस्तें, अब हम उसको बढ़ा करके 2100 करेंगे और हर महिला के लिए करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से असिस्टेंस, उसी तरीके से 25,000 वुमेन फोर्स को हम पुलिस में भर्ती करेंगे। ये हम लोगों ने किया, 25,000 वुमेन फोर्स। अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण हवा में नहीं होता, इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड, एंड व्हेन इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड, दीज आर द steps and the policy decisions which you have to take, and this policy decision has been taken. Now 25,000 हम महिलाओं को उसमें जोड़ेंगे। किसान सम्मान निधि मैंने पहले बताया कि आप 12,000 दे रहे हैं, आप उसको 15,000 करेंगे। उसी तरीके से ऑल पुअर पीपल, जिसका हम बेंचमार्क तय करेंगे, विल बी प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। ओल्ड एज पेंशन को हम 1500 से 2100 कर देंगे। और उसी तरीके से हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए और उनको ट्रेनिंग के लिए 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हम देंगे, ताकि हम उनको जीवन में खड़ा कर सकें। एक बहुत बड़ा स्टेप हम लेने वाले हैं। ये जो हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स इंप्रूव करते हैं, इसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स आशा वर्कर्स स्पेशली, दे प्ले अ वेरी मेजर रोल, एंड व्हेन आई से सो दैट दे प्ले अ वेरी मेजर रोल, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 15,000 मंथली हम उनका ऑनरेरियम देंगे, 15,000 उनको भी हम मुख्य धारा में शामिल करेंगे। 30% हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस करेंगे। लेकिन सबसे खुशी की बात आपको बताना चाहता हूँ, पीएम हर घर मुफ्त सूर्य बिजली योजना, इसको हमने लागू किया है और हम उसमें आपको हर एक घर को हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगाए और उस इलेक्ट्रिसिटी से घर की पूरी खर्चा निकाले, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 हो जाए और जो बच जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खरीद लेगा, ताकि आपको उससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो। इस तरीके से हम काम करेंगे। और अब महाराष्ट्र ने ये भी तय किया है कि हम अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे। इसका भी हम लोगों ने इस बात को तय किया है, आगे बढ़ना है। देखिए, ये तो हमने डेवलपमेंट का साइड बताया, लेकिन आपको मालूम होगा कि बॉडी में दोनों तरीके के सेल्स होते हैं। हेल्दी बॉडी भी होती है और ट्यूबरक्लोसिस के सेल्स भी होते हैं। हेल्दी बॉडी भी होती है और कैंसर के सेल्स भी होते हैं। उन कैंसर्स के सेल्स को
ट्यूबरक्लोसिस, मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री की भाषा में समझा रहा हूं, उनको आपको कंटेन करना पड़ता है, और कंटेन करने का मौका यही होता है जो आज 20 तारीख को आने वाला है। आप उसको 20 तारीख को एंटीबायोटिक अच्छा खिलाएं, खाएं, उससे बचें, इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि वह सिर्फ ब्रेक लगाने वाली सरकार नहीं थी, वो बैक गियर में जाने वाली सरकार थी। ऐसी सरकारों को, हमको इनसे निजात पाना, ये हमारी आवश्यकता होगी। और जैसा आप सब लोगों ने बताया ही कि बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड, पुणे आउटर लिंक रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, सबको तो इन्होंने लंबित किया, तो ऐसे लोगों को रोकना आवश्यक होगा। अब ये जब हम लोगों ने लड़की बहना योजना चलाई तो ये कोर्ट में गए। अब देखिए, कोर्ट में जाना और इसकी लड़ाई लड़ना ये हमारा काम, हम लड़ेंगे, लेकिन सीधी मेंटालिटी, ये मेंटालिटी बताता है कि यह लोगों के विकास के बीच में किस तरीके से रोड़ा अटकाते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। अब जब मैं डिविजिव पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो मैं आपके सामने एक दो घटनाएं, क्योंकि क्या होता है, किसी भी नेता को समझना हो, पार्टी को समझना हो, तो उसके कल्चर से समझा जाता है, छोटी बात से। जैसे चावल के एक दाने से चावल की किस्म का पता चलता है, उसी तरीके से कुछ घटनाओं से पता चलता है कि इस पार्टी को सोच क्या रही है। अभी जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरे दिन राहुल गांधी उनके साथ जाकर के हाथ से हाथ मिलाकर के खड़े हुए। मैं हर मंच पर पूछता हूं, मेरे को कोई कांग्रेस पार्टी का जवाब नहीं देता। उसी के ऐसे नारे लगाने वाले को आप कांग्रेस पार्टी का टिकट देते हो। आप बताइए, आर यू नॉट हैंड इन ग्लव विद द एंटी नेशनल फोर्सेस? इसमें अब आपने नाम ही ले दिया। ये सब लोग, जो लोग देश को कमजोर कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का काम आप लोगों ने, इसलिए ये अर्बन नक्सल के आजकल ये पार्टी ही, कांग्रेस पार्टी ही अर्बन नक्सल के हाथों में चली गई है। इनका कुछ है ही नहीं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। और ये अफजल कौन था? मास्टरमाइंड ऑफ पार्लियामेंट अटैक। और कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसने उसको सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? भारत के उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने माफी नहीं दी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। आप मीनिंग निकालिए। और आज राहुल गांधी जो नेता बनकर के घूमते हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और मेरा चार्ज है कि ये एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ उनके एजेंडा को लेकर के परस्यू कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मौका 20 तारीख को है। ये इस तरीके के लोगों को जवाब देने का मौका 20 तारीख को है, और आप बखूबी जवाब देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब उद्धव की बात कर ले लीजिए। जो बाला साहब ठाकरे जो कहते थे कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो आज उस कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। जिस कारण से लोग ठाकरे जी के डर से मुंबई छोड़ देते थे, आज उन लोगों की गोद में जाकर के ठाकरे जी बैठ गए, उद्धव ठाकरे बैठ गए। ये क्या? और ये इज इट नॉट अ डाइल्यूशन ऑफ द आइडियोलॉजी? इज इट नॉट अ डिविएशन फ्रॉम द आइडियोलॉजी? ये क्या सत्ता के खातिर इस तरीके के समझौते किए? इन लोगों को भी जवाब देने का मौका 20 तारीख को है। अब मैं वैसे बहुत सी चीजें आपको बता सकता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कसाब के साथ उनका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने कसाब को बिरयानी खिलाई, याकूब की रिहाई के लिए गुहार लगाई, जाकिर नायक को शांति दूत बनाने वालों के साथ जाकर के बैठ गए, और पीएफआई का समर्थन करने वालों के साथ जाकर के आज चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके से इनका काम चल रहा है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जब मैं अर्बन नक्सल की बात करता हूं तो ये डिविजिव फोर्सेस को पूरी ताकत दे रहे हैं। आप बताइए, इनका ये डीके सुरेश एमपी
फ्रॉम बैंगलोर, वो क्या कहता है कि साउथ के लोग ज़्यादा पैसा देते हैं और वो नॉर्थ में खर्च होता है, इसलिए हम लोगों को समय आने पर हम अलग राष्ट्र बनाने की बात सोचेंगे। एंड नोबडी कंडेम्स, चुप रहते हैं। नासिर राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, खरगे जी का बड़ा खास है, उसके जीत पर नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और 4 दिन तक 3 दिन तक एक्शन नहीं होता है जब तक हम आवाज नहीं उठाते हैं। उसके बाद उस पर एफआईआर लॉन्च होती है। ये स्यूडो सेकुलरिज्म और ये जिसे अपीजमेंट का कहां तक, और ये एंटी नेशनल फोर्सेस का कहां तक साथ देने वाले हो। उसी तरीके से आप देखिए ये हिंदू मुस्लिम इशू का डिवाइड। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि फर्स्ट राइट ऑन दी भारत के संसाधनों पर, उस पर माइनॉरिटीज का है, और फर्स्ट राइट उसमें भी मुस्लिम्स का है। ये डिवाइड कौन खड़ा कर रहा है? ये ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? हु आर दी पर्सन्स? कौन इन बातों को आगे बढ़ा रहा है? ये इस तरीके से जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, इनका जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। ये ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। आज 27 मिनिस्टर्स ओबीसी आर देयर इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज कैबिनेट, 27 ओबीसी मिनिस्टर। लेकिन मैं पूछता हूं कि काका कालेलकर रिपोर्ट जो धूल फांक रही थी, तो इनके परदादा ने और इनकी दादी ने क्या किया? मंडल कमीशन जो धूल फांक रहा था इन द कबर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पर एक्शन इनकी दादी ने क्यों नहीं लिया? इनके पूज्य पिताजी ने क्यों नहीं लिया? और उल्टे विधान न जात पर न पात पर ये नारा किसने लगाया? इनके पिताजी ने लगाया। और आज ये जातिगत जनगणना। और मैं तो पूछता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? ये जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी सोनिया गांधी के नेतृत्व में, उसमें कितने ओबीसी थे? ये इनकी वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? ये ओबीसी के चैंपियन बन गए। दे आर बिकमिंग चैंपियंस ऑफ ओबीसी। आज भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। इसलिए इस तरीके से अभी कल एक इनका मंत्री कुमार स्वामी पर उसने क्या ये रंग भेद, इन्होंने क्या वक्तव्य दिया, मैं बोल भी नहीं सकता मन से, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन इस तरीके के भाषा, रंग के आधार पर यह देश चलेगा। और क्या कांग्रेस पार्टी ने कंडेम किया इसको? कुछ कहा? ये इस तरीके से। और मैं कई बार बोलता हूं कि ये राहुल की मोहब्बत की दुकान में बंटवारे का सामान बिकता है, बांटने वाला सामान बिकता है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जवाब देने की आवश्यकता है। और ये समाज में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी पार्टियां भी होती हैं, ऐसी विचारधारा भी होती है। लेकिन यू हैव टू कीप योर नेशन स्ट्रांग, एंड इफ यू वांट टू कीप योर नेशन स्ट्रांग, यू हैव टू सी टू इट दैट दीज सेल्स डू नॉट गो बियॉन्ड लिमिट। और इसके लिए हेल्दी नेशन, एंड हेल्दी नेशन के लिए हेल्दी एंटीबायोटिक टाइम पर, एंड दैट एंटीबायोटिक यू हैव टू गिव ऑन 20th ऑफ दिस मंथ। आप उसको जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो नहीं सिर्फ 6 टर्म कंसेक्यूटिवली एक विधानसभा से जीत करके आ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये सब आपका आशीर्वाद है और इनकी मेहनत है जिसके कारण इनको मिला है। स्किल डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये बहुत गहराई से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इनके लिए भी आपसे सपोर्ट मांगने आया हूँ। आप इनको सपोर्ट करें, चुनाव जिताएं, और इनके साथ साथ आप महाराष्ट्र में भी अपनी आवाज़ को पहुँचाएं और आपके माध्यम से हमें सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क
आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.